आज के क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, जिसके बारे में हम लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में। इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए इसमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है हम लोग आगे दूसरी चीज़ें प्रकाश के बारे में पढ़ना है। हम लोग परिवर्तन अपवर्तन के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है चैप्टर का नाम प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। देखो, दो प्रकार से प्रकाश को पढ़ा जाता है, एक किरण के तरह और एक तरंग के तरह। एक किरण के तरह और एक तरंग के तरह व्यवहार इसका हम लोग देखने को मिलता है। एक प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करता है तो वो तरंग की तरह नहीं होता है, दूसरा हम लोग तरंग की तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर किरण के बेसिस पर पढ़ते हैं प्रकाश को, इसमें हम लोग क्या पढ़ना रहता है, परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं और इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करते हैं। जब प्रकाश एक किरण की तरह हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं और उसके बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें प्रकाश के अब हम लोग कुछ पॉइंट लिखते चलेंगे, शॉर्ट नोट होगा। किरण प्रकाशिकी, पहले हेडिंग डालना है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। इसमें लिखना है प्रकाशिकी की इस शाखा में, प्रकाशिकी की इस शाखा में परिवर्तन तथा अपवर्तन से प्रतिबिंबों का बनना, ऐसे लिखना है, परिवर्तन तथा अपवर्तन से बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन इस भाग में किया जाता है। दूसरा लिखना है तरंग प्रकाशिकी। अब इसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो इसमें परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, व्यतिकरण के बारे में पढ़ते हैं, विवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, ध्रुवन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखना है तरंग प्रकाशिकी हेडिंग डाल के, इसमें प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन करते हैं। प्रकाश के प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन करते हैं। इसमें परिवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सब तरंग प्रकाशिकी में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो किरण में भी हम लोग परिवर्तन अपवर्तन को पढ़ते हैं और तरंग में ही परिवर्तन अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तरंग के माध्यम से ही परिवर्तन और अपवर्तन का जो नियम होता है उसको हम लोग सिद्ध भी करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है जो आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे। छोटा छोटा पॉइंट लिखते चलना है। सबसे पहले अगला एक शॉर्ट हेडिंग डालना है प्रकाश का परिवर्तन। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। प्रकाश का परिवर्तन हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। सिंपल चीज़ है। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, तो ये क्या होता है, किसी माध्यम से टकराकर, प्रकाश क्या होता है, किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश के किरण जिस माध्यम, मतलब किसी वस्तु से टकराकर जिस माध्यम से जा रहा था उसी माध्यम में वापस टकरा के आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर ये हो गया तो अगला हेडिंग डालना है प्रकाश का अपवर्तन। अगला हेडिंग डालना है प्रकाश का अपवर्तन। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है।
इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा माध्यम है और ये एक दूसरा माध्यम है, प्रकाश की किरण यहाँ पर इससे टकराकर वापस इसी माध्यम में नहीं आता है, उसी माध्यम दूसरे माध्यम में क्या होता है इंटर कर जाता है, उसमें कुछ विक्षेप देखने को मिलता है, अपने दिशा से मुड़ जाता है, अपनी दिशा से भी क्या हो जाता है मुड़ जाता है, लेकिन ये दूसरे माध्यम में चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। जब उसी माध्यम में टकरा कर वापस आ जाएगा तब प्रकाश का परिवर्तन, और जब किसी माध्यम से टकरा कर दूसरे माध्यम में इंटर कर जाता है प्रकाश और अपने दिशा से क्या हो जाता है भटक जाता है, मुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तीसरा यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे, अगला पॉइंट, प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर किसी वस्तु से टकराकर अनियमित रूप से इधर उधर बिखर जाते हैं। अनियमित रूप से इधर उधर बिखर जाते हैं। प्रकाश की इस प्रकार के बिखरने की घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के इस प्रकार बिखरने की घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। सिंपल मान लेते हैं, अगर यहाँ पे वस्तु है और कोई प्रकाश किरण आ रहा है, ऐसे प्रकाश किरण आ रहा है इधर से और आकर इससे टकराया, जैसे इससे टकराएगा प्रकाश सीधा नहीं जाएगा, क्या हो गया अलग अलग दिशाओं में क्या हो गया मुड़ गया। जब यही अलग अलग बिखर जाता है प्रकाश का किरण, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं तो प्रकाश के परिकीर्णन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये भी आई थिंक अब हो गया होगा। अब हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन पढ़ते हैं तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है, जो दो नियम हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में भी पढ़े थे कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है। तो हेडिंग डालना है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखना है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, ये दोनों नियम को लिख लेना। अब इसको हम यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, तो ये दोनों नियम को यहाँ पे लिख लेना है। तो इतना लिखने के बाद एक डायग्राम बनाना है, जो कि हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। एक सतह लेना है जो एक तरफ से पेंटेड होना चाहिए, दूसरे तरफ से क्या होना चाहिए पेंट होना चाहिए। ठीक है, ग्लास से लेना है, मान सकते हैं कांच का, और यहाँ पर एक तरफ से पेंट कर देना है। कोई वस्तु कोई प्रकाश किरण इस सतह पे आकर टकराएगा, इस तरह से आ रहा है, तो जहाँ पे आकर जिस बिंदु पर आकर टकराया वहाँ से क्या करो एक अभिलंब ड्रॉ कर दो। वहाँ से क्या करो एक अभिलंब ड्रॉ कर दो। तब टकराने के बाद ये वापस जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर अब परिवर्तन का घटना हो रहा है, तो ये फिर वापस ऐसे जाता है। तो ये जो अभिलंब ड्रॉ किए है, इस अभिलंब से ये जो एंगल बना रहे हैं इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, और जो ये वापस जा रहा है उसको एंगल को हम लोग आर से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर सबका अलग अलग नाम होता है। जो ये प्रकाश की किरण आया, चलो जो ये प्रकाश की किरण आया, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आया इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कहते हैं आपतित किरण। सब लिखना है डायग्राम बनाने के साथ साथ। और ये जो वापस गया इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। सब इंडिकेट करना है। और ये जो लंब अभिलंब डाले इसी को भी हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पर भी ध्यान देना है, ये जिस बिंदु पर आके टकराया
ये जिस बिंदु पर आके टकराया इसको हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। बस ये सब चीज़ें याद रखना होना चाहिए। और ये जो एंगल है, ये जो आई एंगल है, इसका भी हम लोग नाम देते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण। वहाँ पे अपना से अच्छे से डायग्राम में सब इंडिकेट करके लिखना है। और ये जो कोण है, इस कोण को कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। सारा टर्म्स क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। तो आर को कहते हैं परावर्तन कोण और आई को कहते हैं आपतन कोण, और ये एक दूसरे के बराबर होगा। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ध्यान समझना है। पहला नियम कहता है कि आपतन आपतित किरण, ये जो आने वाला किरण है, और परावर्तित किरण जो जाने वाला किरण है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा, जो अभिलंब है। अभिलंब कौन है, ये है। ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, मतलब एक ही सतह पे होना चाहिए। अलग अलग सतहों पे ये नहीं होना चाहिए। मतलब उस पर अगर पेज डाल देता तीनों के तीनों किरण उसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एक ही समतल में होना चाहिए। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो ये आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो तीन चीज़ें एक ही समतल में होना चाहिए। कौन कौन सा, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, एक ही समतल में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नियम ये कहता है जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है एक दूसरे का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों नियम लिखने के बाद उस डायग्राम को बना लेना है, सबको इंडिकेट कर लेना है। आगे जो पढ़ना है हम लोग को प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं, जो इमेज बनता है, जो हम लोग मिरर देखते हैं तो मिरर में हम लोग को जो दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आम भाषा में वही होता है प्रतिबिंब, जो हम लोग को मिरर में दिखाई देता है। जो हम लोग को फेस या कोई भी चीज़ का, वस्तु का वहाँ पे मिरर उसका दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन बेसिकली अगर बात करेंगे कि थ्योरेटिकल, ये तो हो गया, हम लोग बोल दिए कि उसके बारे में समझ गए, लेकिन बेसिकली वो होता क्या है। तो होता क्या है, जो दो प्रकाश की किरण होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो प्रकाश किरण लाए और इस सतह से टकरा कर जब ये वापस जाता है, तो वापस जब जाता है तो वो किरण आपस में जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार के होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी, या इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक एक होता है अवास्तविक, जिसको आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालना है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। उसमें एक नंबर दे के लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आने वाले किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बारे में भी दे दिया है यहाँ पर। बात जब किसी बिंदु पर अभिसरित होती है तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और कुछ बातें हमेशा याद रखना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा उल्टा बनता है। तो इसलिए इसको पूरा ही लिख लेना। हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। और इसको प्राप्त करने के लिए कहाँ पे प्राप्त किया जाता है, तो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। बिना पर्दा के इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को नहीं देख सकते। लेकिन जो काल्पनिक होता है ना, उसके लिए कोई पर्दा की आवश्यकता नहीं पड़ता। जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं इमेज अपना, तो वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। लेकिन जो प्रोजेक्टर वगैरह देखते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है, वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये काल्पनिक होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, जो हम लोग सिर्फ प्रतीत होता है मिलते हुए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी वस्तु से आने वाले किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से अभिसरित होते हुए इसमें प्रतीत होता है। इसमें वास्तव में अभिसरित होता है जिस बिंदु पर वास्तव में अभिसरित होगा उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जब प्रतीत होगा तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है
आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये हमेशा रट जाना है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कोई पर्दा की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही दिखाई देता है मिरर के पीछे। लगता है कि मेरा प्रतिबिंब पीछे में है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों लिख लेना है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और आभासी प्रतिबिंब के बारे में पूरा लिख लेना है। लेकिन यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब में कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब का बात करेंगे तो हमेशा क्या होता है, तो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा और उसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना। गोलीय दर्पण गोले के हिस्से से काट कर जो दर्पण बनाया जाता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि जो 2 प्रकार के होता है गोलीय दर्पण, ये एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है गोलीय दर्पण। और इसमें लिख लेना है, सिर्फ एक लाइन लिखना है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, बस इतना ही लिखना है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जो 2 प्रकार के होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। और दोनों को लिख लेना है 1 और 2 नंबर दे के। एक को लिखना है अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये दर्पण कैसे बनता है। मान लो कि ये एक गोलाकार आकृति है। गोलाकार मतलब एक बॉल टाइप का आकृति होता है। ठीक है, गोलाकार आकृति को क्या करना है, तो गोलाकार आकृति को करना है यहाँ से एक कट लगा देना है। इतना जो सतह निकलेगा अंदर से ये खोखला होना चाहिए। ठीक है, अंदर से जो खोखला हुआ ये इस वाला जो पार्ट निकलेगा इस प्रकार का निकलेगा सतह, इस प्रकार का सतह दिखेगा। ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा इस प्रकार का दिखेगा। अब देखो ये एक क्या है, तो एक खोखला गोला है और ये हो सकता है कांच का होगा। इसको दर्पण बनाना है तो किसी एक तरफ से पेंट करना होगा, या अंदर से या तो बाहर से। इसको दर्पण बनाने के लिए 2 तरफ से पेंट कर सकती है, तो अंदर से या तो बाहर से। अब यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि अगर इसको हम क्या करते हैं कि अंदर से पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, अंदर से पेंट कर देते हैं। जब इसको अंदर से पेंट करते हैं तो हम लोग वस्तु को किधर से अपना फेस देखेंगे। ऑब्वियस है कि अपना फेस हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से मिरर में देखेंगे। तो ये अंदर से जब पेंट किए थे मिरर में इधर से देखेंगे तो ये मिरर इस प्रकार के कुछ होगा। तो इस प्रकार का जो मिरर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अंदर से पेंट नहीं करके कहाँ से कर दे, तो अंदर से पेंट नहीं करके हम इसको बाहर से कर दे। ठीक है, इसको अंदर से पेंट नहीं करके कहाँ से करें, बाहर से पेंट कर दे। ये फिर से बना देते हैं। ये जो सतह काटे है ये वाला हिस्सा, अब इसको अंदर से पेंट नहीं करके बाहर से अगर पेंट कर देते हैं, पेंट को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। अगर बाहर से पेंट कर देते तो हम देखेंगे किधर से, इधर से देखेंगे। किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। जब इधर से देखेंगे तो ऑब्वियस है कि ये वाला आकृति अलग बन रहा है। जब इधर से देख रहे हैं तो ये किस प्रकार का दर्पण हो गया, तो ये अवतल दर्पण हुआ। तो ये पेंट करने पर डिपेंड करता है कि हम इसको किधर से कलाई करते हैं। उसको पेंट करना का कलाई कहते हैं, कलाई करना। पेंट करना का पॉलिश करना या कलाई करना हम लोग बोलते हैं। तो अगर बाहर से करते हैं तब ये दर्पण जो बनेगा वो अवतल दर्पण बनेगा। अगर अंदर से पेंट कर देते हैं तब वो दर्पण बनेगा तो उत्तल दर्पण का निर्माण होगा। और यहाँ से देख सकते हैं आकृति में, तो यही हम लोग का
जो पहला वाला यहाँ पे दिख रहा है कि ये बाहर से पेंट किया हुआ है, तो ये अगर बाहर से पेंट किया हुआ है इसको हम ये आकृति बना भी लेना है और इसको क्या लिख लेना है कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। जब अगर बाहर से पेंट किया हुआ है तो ये बना अवतल दर्पण, और ये वाला को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। थोड़ा सा चीज़ें और समझ लेते हैं तब इस आकृति को बनाना है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अब इसमें कौन क्या है उसके बारे में समझने के पहले यहाँ पे दिखाया जाए प्रकाश की किरण। देखो यहाँ से टकराने के बाद ये रिटर्न वापस आ रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, सब एक ही बिंदु पर मिल रहा है, ये वास्तव में आके मिल रहा है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये किरण क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है, तो वास्तव में ये कहीं पर भी टकराने के बाद नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग आभास करते हैं कि जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये किसी एक बिंदु से आ रहा हो। क्या करते हैं, आभास करते हैं किसी एक बिंदु से आ रहा है, तब यहाँ पे इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों डायग्राम अभी बना लेना है फिलहाल, उसके बाद हम लोग इसके एक एक टर्म के बारे में समझेंगे, इसमें कौन क्या होता है। ठीक, आज की क्लास ऐसा करते हैं कि आज क्लास ज़्यादा देर का हम लेने वाले नहीं है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, और उसके हर एक पॉइंट को जानेंगे, इसमें कौन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो आज क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।